नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिस पर हमारा, आपका, बल्कि इस धरती के हर एक जीव का अस्तित्व टिका है। जी हाँ, हमारी जमीन और हमारा पानी। इस पूरी चर्चा के दौरान हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकृति कैसे इन जीवनदायी तत्वों को इतनी बारीकी से गढ़ती है और कैसे हम इंसान अनजाने में ही सही इस पूरे सिस्टम पर भारी दबाव डाल रहे हैं। यह सिर्फ कुछ तथ्य या आंकड़े नहीं है, बल्कि यह हमारे और आपके अस्तित्व की कहानी है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस डेटा को देखिए। हम बड़े फक्र से कहते हैं ना कि हमारी धरती एक नीला ग्रह है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उपलब्ध कुल पानी का 97% हिस्सा समंदर के खारे पानी के रूप में है। मतलब हम उसे पी नहीं सकते, और जो थोड़ा बहुत मीठा पानी बचता है ना, उसका भी लगभग 2.9% हिस्सा बड़े बड़े ग्लेशियरों या जमीन की बहुत गहराई में जमा है, जहां तक हमारी पहुंच ही नहीं है। तो हमारे और आपके लिए कितना बचा? सिर्फ और सिर्फ 0.1%। है ना चौंकाने वाली बात? इतना विशाल ग्रह और पीने लायक पानी बस एक बूंद के बराबर। तो आज की हमारी चर्चा कुछ इन अहम पहलुओं पर होगी। पहले हम इन संसाधनों के बेसिक समझेंगे, फिर बढ़ते हुए जल संकट और उसे बचाने के बेहतरीन तरीकों पर बात करेंगे। उसके बाद हम अपनी मिट्टी के उस जादुई निर्माण और उसके सामने खड़ी चुनौतियों को देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि हम इसे वापस कैसे संवार सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले पड़ाव से, पृथ्वी के संसाधनों के मूल तत्व और उनके आधार को समझते हैं। हम बचपन से ही संसाधनों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, राइट? एक होते हैं नवीकरणीय संसाधन, यानी जो प्रकृति के चक्रों के जरिए खुद ब खुद वापस आ जाते हैं, जैसे पानी या हमारे जंगल। और दूसरे होते हैं अनवीकरणीय संसाधन, जैसे जीवाश्म ईंधन या खनिज, जो एक बार खत्म हुए तो बस हमेशा के लिए खत्म। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पेंच है। क्या मिट्टी नवीकरणीय है? तकनीकी रूप से देखा जाए तो हाँ, लेकिन इसके बनने की प्रक्रिया इतनी ज्यादा धीमी है, इतनी ज्यादा धीमी कि हमारे जीवन काल के हिसाब से इसे अनवीकरणीय ही मानना बेहतर है। अब बात करते हैं दूसरे अहम पहलू की, हमारे जल संकट की आहट। एक ऐसा सिस्टम जो अब भारी दबाव से गुजर रहा है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये जो जल चक्र है ना, ये हमारी पृथ्वी की निरंतर धड़कन की तरह काम करता है। वाष्पीकरण से पानी का भाप बनना, फिर बादल बनना, बारिश होना और वापस नदियों के रास्ते समंदर में मिल जाना, ये एक कभी ना रुकने वाला चक्र है। और यही वो चीज़ है जो पूरी दुनिया में पानी को गतिशील रखती है और हर जगह जीवन पनपने का मौका देती है। लेकिन अब जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। 70%। दुनिया भर में हमारे पास जितना भी मीठा पानी उपलब्ध है, उसका लगभग 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ खेती में इस्तेमाल हो जाता है। हमारे जो अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स या जलभृत हैं, जिन्हें भरने में सदियां लग गईं, उन्हें हम इतनी तेजी से खाली कर रहे हैं कि जमीन के नीचे पानी का स्तर खतरनाक हद तक गिरता जा रहा है। और इस बेतहाशा दोहन का असर वो भी बहुत डरावना है। पानी के इस कुप्रबंधन की वजह से कहीं तो कुएं पूरी तरह सूख रहे हैं और कहीं विनाशकारी बाढ़ आ रही है। अगर आपको याद हो तो साल 2000 में राजस्थान में एक भयंकर सूखा पड़ा था। वहां के 32 में से 25 जिले बुरी तरह प्रभावित हुए थे। लाखों किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं, उनकी आजीविका छिन गई। ये सिर्फ नंबर नहीं है दोस्तों, ये हमें बता रहे हैं कि पानी को बचाना अब कोई चॉइस नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। तो फिर इसका समाधान क्या है? चलिए तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जल संरक्षण की रणनीतियां, जहां पारंपरिक ज्ञान और आज की आधुनिक जरूरतें आपस में मिलती हैं। और ये तरीका बहुत ही शानदार ढंग से दिखाता है कि हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ कैसे तालमेल बिठाते थे। उत्तर पूर्वी भारत की इस पारंपरिक तकनीक को देखिए। यहाँ बांस का इस्तेमाल करके पानी की बूंदों को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। कोई भारी मशीनरी नहीं, पानी की कोई बर्बादी नहीं, एकदम सटीक और बेहद कुशल ड्रिप इरिगेशन। भौगोलिक विविधता का एक और कमाल का उदाहरण हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी जैसी ठंडी और सूखी जगह से मिलता है। वहाँ लोग कुल नाम की एक पारंपरिक प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। ये 10-10 किलोमीटर लंबी सतही नहरें होती हैं जो ग्लेशियर के पिघलते पानी को दूर दराज के गांव तक लाती हैं। मतलब ऐसी कठोर जलवायु में भी जीवित रहने का क्या अद्भुत इंजीनियरिंग कमाल है ये। बेशक ये पारंपरिक ज्ञान सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित नहीं है। अब हमारे शहर भी इन्हीं पुराने उसूलों को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाल रहे हैं।
छतों पर मानसून की बारिश का पानी इकट्ठा करना, उसे फिल्टर करना और सूखे महीनों के लिए सुरक्षित रखना, शहरी वातावरण में पानी बचाने का ये एक बहुत ही स्मार्ट और असरदार तरीका बन चुका है। चलिए अब हम अपने चौथे विषय पर चलते हैं, मृदा का धीमा जादू, जिसे हम पृथ्वी की नाजुक त्वचा भी कह सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के इस नज़ारे पर गौर करें तो आप मिट्टी की अविश्वसनीय भौगोलिक विविधता देख सकते हैं। गंगा के मैदानों की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से लेकर पश्चिमी भारत की रेतीली जमीन तक। अक्सर हम मिट्टी को बस निर्जीव धूल समझ लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि मिट्टी खनिजों, कार्बनिक तत्वों, पानी और हवा का एक बेहद जटिल और जीता जागता मिश्रण है। आइए देखते हैं कि ये मिट्टी आखिर बनती कैसे है। जैसा मैंने कहा, ये वाकई किसी जादू से कम नहीं है, बस बहुत ही धीमा जादू है। सबसे पहले बड़ी बड़ी चट्टानें टूटती हैं, जिसे हम भौतिक और रासायनिक अपक्षय कहते हैं। फिर उसमें मौजूद कार्बनिक पदार्थ टूटकर सरल रूप में आते हैं, यानी खनिजीकरण। और अंत में छोटे छोटे जीव जंतुओं की मदद से बनता है गहरा, पोषक तत्वों से भरपूर ह्यूमस। और यही वो चीज़ है जो जमीन को उपजाऊ और जीवन देने लायक बनाती है। लेकिन इस उपजाऊ जमीन पर भी एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हमारा 5वां भाग है भूमि निम्नीकरण का खतरा, यानी कैसे हम अपनी जमीन खो रहे हैं। इस बंजर और पथरीले परिदृश्य को देखिए। ये साफ साफ दिखाता है कि भूमि निम्नीकरण का असली मतलब क्या होता है। जब ऊपर की उपजाऊ मिट्टी किसी वजह से नष्ट हो जाती है, तो जमीन अपनी फसल उगाने की ताकत पूरी तरह खो बैठती है और बचता है तो बस ऐसा ही एक निर्जीव बंजर इलाका, जहां कुछ भी पनप नहीं सकता। तो सबसे अहम बात यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है। इन आंकड़ों को देखिए। जानवरों की बहुत ज्यादा चराई यानी अतिचारण की वजह से 680 मिलियन हेक्टेयर जमीन खराब हो चुकी है। जंगलों की कटाई ने 580 मिलियन हेक्टेयर को बर्बाद कर दिया और खेती के गलत तरीकों ने 550 मिलियन हेक्टेयर जमीन को नुकसान पहुंचाया है। ये कोई छोटे मोटे नंबर नहीं है। ये हमें साफ बता रहे हैं कि हम कितनी तेजी से अपनी धरती की उस ऊपरी त्वचा को छील रहे हैं, जिसे बनने में हजारों साल लगे थे। लेकिन घबराइए मत, उम्मीद अभी बाकी है। और यही हमारा आखिरी और छठा भाग है, भूमि संसाधनों की बहाली, यानी अपनी जमीन को वापस कैसे जिंदा करें। जब पानी का बहाव बेकाबू हो जाता है तो जमीन में गहरी खाइयां या दर्रे बन जाते हैं, जैसे चंबल के मशहूर बीहड़ों में देखने को मिलते हैं। ऐसे में हमें इंजीनियरिंग का सहारा लेना पड़ता है। हम छोटे छोटे चेक डैम या भौतिक रोक बांध बनाते हैं। ये डैम पानी की स्पीड को धीमा कर देते हैं, जिससे मिट्टी का कटना रुक जाता है और कीमती गाद बहने के बजाय वहीं जमा हो जाती है। सिर्फ पानी ही नहीं, तेज हवाएं भी तो उपजाऊ मिट्टी को उड़ा ले जाती हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए पेड़ों को रणनीतिक रूप से कतारों में लगाया जाता है, ताकि वे तेज हवाओं के लिए एक प्राकृतिक अवरोधक या विंड ब्रेक का काम कर सकें। और साथ ही जमीन पर घास और छोटी वनस्पतियों का आवरण रखा जाता है, जो मिट्टी को अपनी जड़ों से मजबूती से पकड़कर रखती हैं, एकदम किसी सुरक्षा कवच की तरह। इस पूरे विषय पर एक बहुत ही सटीक बात कही गई है, जिसे मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा। मृदा वास्तव में वो सामग्री है जिस पर हम जीते हैं। ऊपरी मृदा की परत बनने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, फिर भी यदि इसकी रक्षा ना की जाए तो यह इसके कुछ ही अंश समय में नष्ट हो सकती है। बिल्कुल सही बात है ना? ये कोट हमें याद दिलाता है कि मिट्टी का विज्ञान भले ही धीमा हो, लेकिन उसे बचाने का काम हमें आज और अभी बहुत तेजी से करना होगा। और इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर हमारे पैरों के नीचे की इस जमीन को और हमारे जीवन को चलाने वाले इस पानी को बनने में हजारों साल लगते हैं, तो क्या हम वाकई उन्हें वो सम्मान और सुरक्षा दे रहे हैं जिसके वे हकदार हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलकर अपनी प्रकृति को समझते रहें और बचाते रहें।